नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान पर। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का दोस्तों ये हमारा 7वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों नागरिकता, सिटीजनशिप पर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके उसे भी जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान के अंतर्गत नागरिकता। ठीक है दोस्तों, नागरिकता को इस पूरे चैप्टर में हम लोग, इस पूरे वीडियो लेक्चर में दोस्तों कवर करेंगे नागरिकता को, कि कैसे कैसे कौन नागरिक होता है और क्या है दोस्तों, कैसे कैसे नागरिकता मिल सकती है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते चलते हैं। तो भारत का संविधान, नागरिकता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं नागरिक कौन होता है। नागरिक कौन होता है? तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। तो नागरिक कौन होगा दोस्तों? राज्य में जो निवास करे और क्या है दोस्तों, राज्य की पूर्ण सदस्यता उसको प्राप्त हो, और साथ ही साथ दोस्तों राज्य और संविधान के प्रति वह क्या करे, पूरी तरह से आस्था रखे। पूरा तरह से दोस्तों राज्य और संविधान के प्रति वो उसको पूरा तरह से क्या हो दोस्तों, फेथ हो, उसको पूरी तरह से विश्वास हो, तब उसको नागरिक कहा जाएगा। तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसको राज्य की पूरी सदस्यता प्राप्त हो, राज्य की क्या हो दोस्तों, पूरी सदस्यता प्राप्त हो, और साथ ही दोस्तों वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखे। पूरा दोस्तों उसको विश्वास हो अपने राज्य और संविधान के प्रति, तब उसको क्या कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा। तो नागरिक कौन कहलाएगा दोस्तों? राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूरी तरह से क्या रखता है दोस्तों, आस्था रखता है, विश्वास रखता है। तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, नागरिक कहा जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों नागरिकता क्या है। तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, नागरिकता क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार उसको प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो नागरिकता क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिससे क्या होता है दोस्तों, उसे नागरिक के वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो सिंपल भाषा में दोस्तों, संविधान में क्या है, जो सारे अधिकार क्या हैं दोस्तों निर्धारित किए गए हैं, तो वो जो नागरिक हो जाएगा तो उसको वो क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों नागरिकता किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो संविधान द्वारा निर्धारित समस्त अधिकार, ठीक है दोस्तों, जिसको प्राप्त होते हैं वह नागरिक क्या होता है दोस्तों, नागरिकता के अंतर्गत शामिल होता है। यह अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। और क्या है दोस्तों, नागरिकता का जो अधिकार है ये किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त, जो ये क्या है दोस्तों, मूल जो अधिकार हैं संविधान के द्वारा जो अधिकार निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, वो अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो वो अधिकार क्या है दोस्तों, किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, नागरिकता किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में
वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और यह अधिकार दोस्तों विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधानों को। आगे हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11, दोस्तों 5 से 11 लिखा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों संविधान में, तो वो कहाँ पर है दोस्तों, तो संविधान में भाग 2 में नागरिकता शीर्षक से क्या किया गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों को किया गया है। और इस शीर्षक के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के टाइम पर किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो संविधान जब लागू हुआ दोस्तों, तो उस समय कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक थे या किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा जो है तो उसमें बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद दोस्तों 5 से अनुच्छेद 8 तक, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक नागरिकों को 4 वर्गों, तो दोस्तों नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो क्या है, संविधान के भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक क्या है दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 8 तक नागरिकों को क्या किया गया है दोस्तों, 4 वर्गों, नागरिकों के 4 वर्गों का क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख किया गया है। कितने वर्गों का उल्लेख, 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 5, 6, 7, 8 इन 4 आर्टिकल में नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो यदि क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता क्या कर लेता है दोस्तों, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ऐसा अनुच्छेद 9 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 9 बताता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार करने पर या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 10 एवं अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 दोस्तों और अनुच्छेद 11 ये क्या करते हैं दोस्तों, संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो अनुच्छेद 10 एवं अनुच्छेद 11 में क्या है दोस्तों, संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और दोस्तों महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे जो पद हैं, इन पर केवल भारतीय नागरिकों को ही क्या होगी दोस्तों, नियुक्ति मिलेगी। इन पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं, विदेशी नागरिक इसमें आसीन नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। और दोस्तों संसद, राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों राष्ट्रपति हो गया, तो संसद क्या है दोस्तों, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, साथ में दोस्तों जो राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो जो भारत के नागरिक हैं दोस्तों वही सांसद बनेंगे और वही क्या है दोस्तों, वही विधायक बनेंगे। याद रखना है कि
केवल भारतीय नागरिकों को ही क्या है दोस्तों, संसद और विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो कोई क्या होगा दोस्तों, संप्रभु राष्ट्र यदि होगा तो वो क्या करेगा, अपने राज्य की ओर से नागरिक, कोई भी संप्रभु राज्य क्या करेगा दोस्तों, अपनी ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो कि विदेशियों को प्रदान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो केवल अपने नागरिकों को प्रदान करेगा, विदेशियों को प्रदान नहीं करेगा। तो वो अधिकार कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो वो अधिकार इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, कोई भी संप्रभु राष्ट्र क्या है, राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को प्रदान नहीं करता। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, ए क्या है, कोई राज्य है। ठीक है दोस्तों, और क्या है दोस्तों, इसके क्या है इसके जो नागरिक हैं दोस्तों, मान लीजिए इसका नागरिक क्या है दोस्तों, एक्स है, और कोई एक विदेशी नागरिक है दोस्तों, वो वाई है। तो क्या करेगा, राज्य अपने नागरिकों को कुछ अलग अधिकार प्रदान करेगा, और क्या है दोस्तों, विदेशी नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने नागरिकों को वो, जैसे यक्स को क्या करेगा दोस्तों, वो जो अधिकार देगा वो अधिकार वो वाई को प्रदान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र क्या है दोस्तों, राष्ट्र में क्या होता है, राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। तो ऐसे अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जबकि विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वो अधिकार इस प्रकार से है दोस्तों, केवल धर्म। ठीक है दोस्तों, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 क्या है दोस्तों, केवल नागरिकों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। याद रखेंगे, केवल अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का दोस्तों इसमें प्रतिषेध किया गया है। तो विभेद नहीं करेगा कोई भी, क्या है दोस्तों, राज्य क्या है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, है ना, किसी भी प्रकार का कोई विभेद क्या करेगा दोस्तों, नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। आगे दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी और सभी नागरिकों को क्या होगा दोस्तों, लोक नियोजन मतलब दोस्तों काम पाने, रोजगार पाने, नौकरी पाने की क्या होगी दोस्तों, अवसरों में समानता होगी। शिक्षा पाने के अवसरों में क्या होगी दोस्तों, समानता होगी, ऐसा अनुच्छेद 16 में दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 19 में वर्णित है, ये भी नागरिकों को प्राप्त होगी, विदेशियों को नहीं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 30। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये क्या है दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। क्यों प्रदान किए गए हैं, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, संप्रभु राष्ट्र है और वो क्या है, अपने राज्यों को, अपने राज्य, तो इसने क्या किया है दोस्तों, स्वयं की ओर से अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो कि उसने विदेशियों को नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता से संबंधित
संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान में कौन कौन से क्या है दोस्तों उपबंध किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से दोस्तों अनुच्छेद 8 तक में प्रत्येक अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, हर अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग को निर्धारित किया गया है। और दोस्तों इसमें अनुच्छेद 5 में दोस्तों बताया गया है कि अधिवास द्वारा नागरिकता किनको प्राप्त होगी। तो अनुच्छेद सबसे पहले दोस्तों अधिवास के द्वारा नागरिकता क्या है दोस्तों, अधिवास के द्वारा नागरिकता। तो अधिवास के द्वारा दोस्तों नागरिकता किसको मिलेगी, तो इसके बारे में अनुच्छेद 5 बताता है। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा। तो भारत का नागरिक कौन होगा दोस्तों, तो सबसे पहले ही बता दिया गया है कि जो क्या है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति, अनुच्छेद 5 में बताया गया है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय, जब संविधान क्या हुआ दोस्तों लागू हुआ, तो उसके लागू होने प्रारंभ होने के समय भारत के राज्य में क्या है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, मतलब दोस्तों रहता है, तो वह क्या होगा भारत का नागरिक होगा। यदि निम्न शब्दों में से ठीक है दोस्तों, निम्न में से यहाँ पे दोस्तों शब्दों गलत हो गया, निम्न में से कम एक क्या है दोस्तों, निम्न शर्तों में से, यहाँ पे दोस्तों निम्न शर्तों में से क्या है, निम्न शर्तों में से कम एक को क्या करता हो, पूरी करता हो। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है दोस्तों, रहता है, वह भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों में से कम एक शर्त को पूरी करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सी शर्तें हैं वो। तो पहली शर्त है दोस्तों वह भारत क्षेत्र में जन्मा हो, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कहाँ जन्म हुआ हो उसका दोस्तों, वह भारत राज्य क्षेत्र में क्या हो दोस्तों जन्मा हो। तो जन्म उसका भारत राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। अब राज्य क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ ही लिया है दोस्तों, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और वो राज्य क्षेत्र दोस्तों जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे हमने देखा ही है। तो इस तरह से दोस्तों वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। यदि क्या है वह नहीं जन्मा है तो उसके माता पिता में से क्या है दोस्तों किसी एक का जन्म क्या होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली शर्त है दोस्तों, यदि ये भी नहीं होती तो ये शर्त है वह संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। तो जब संविधान क्या हुआ दोस्तों लागू हुआ, तो उसके ठीक पहले संविधान जैसे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर उसको क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों शर्तों में से यदि क्या है दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक भी शर्त क्या करता है पूरी कर लेता है, तो वो क्या माना जाएगा, अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों जो पाकिस्तान से क्या है प्रव्रजन करके आया है, पाकिस्तान से क्या है दोस्तों प्रव्रजन करके आया है, मतलब पाकिस्तान से भारत आया है, तो क्या होगा, वो उसकी नागरिकता के बारे में क्या उपबंध किया गया है, वह नागरिक होगा कि नहीं होगा, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 6 क्या करता है दोस्तों, स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके जो क्या है दोस्तों, जो क्या है व्यक्ति भारत आए हैं, तो उनमें से किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग है दोस्तों जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, तथा दूसरा जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। तो पहला दोस्तों समझते हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए थे दोस्तों, उनको क्या माना जाएगा,
उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको भी क्या किया जाएगा दोस्तों, भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, आगे देखेंगे। तो 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की क्या हुई दोस्तों, प्रणाली शुरू हुई थी। तो ये जो कट ऑफ डेट है दोस्तों, कट ऑफ डेट है 19 जुलाई 1948। इस तिथि का दोस्तों महत्व यह है कि इसी तिथि से क्या हुआ दोस्तों, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए जो अनुमति पत्र था दोस्तों, उस प्रणाली की क्या की गई दोस्तों, शुरुआत की गई। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यही है कि इस तिथि से क्या हुआ था दोस्तों, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो भारत आने जाने के लिए क्या हुआ था, अनुमति पत्र की प्रणाली को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 6 के अनुसार दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति क्या होंगे दोस्तों, भारत के नागरिक होंगे। तो जो क्या है दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे वो भारत के नागरिक होंगे, तथा दूसरे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए वो भी क्या होंगे दोस्तों, भारत के नागरिक होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। तो पाकिस्तान को जो लोग क्या हुए दोस्तों, प्रव्रजन कर गए, मतलब पाकिस्तान जो लोग चले गए दोस्तों, उनकी नागरिकता का क्या होगा। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 में दोस्तों प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति ए है, वह व्यक्ति क्या है दोस्तों, वह व्यक्ति मार्च 1947 के क्या है दोस्तों बाद क्या है, भारत से पाकिस्तान चला गया है, और क्या होगा दोस्तों, तब वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। याद रखेंगे, इसमें कट ऑफ डेट है दोस्तों मार्च 1947। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो दोस्तों, भारत से पाकिस्तान चला गया होगा मार्च 1947 के बाद दोस्तों पश्चात, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया है, लेकिन क्या है दोस्तों, यदि ए क्या है, ये ए व्यक्ति भारत सरकार से अस्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि क्या है दोस्तों, वो क्या है, भारत सरकार से अनुमति लेकर के गया था और वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में दोस्तों वही नियम लागू होंगे जो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा दोस्तों, पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद किया जा सकेगा। तो पंजीकरण कराना होगा उसको दोस्तों, यदि वो पाकिस्तान चला गया है और क्या है दोस्तों वहाँ से वापस आया मार्च 1947 के बाद, क्या है दोस्तों पाकिस्तान गया और वहाँ से वापस आया और भारत सरकार से लौटने की अनुमति ले ली, तो क्या हुआ दोस्तों, तो उस पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 6 का नियम लागू हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दोस्तों पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, और ये आवेदन दोस्तों उसको 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही करने के लिए वो पात्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी। जो व्यक्ति क्या है दोस्तों भारत से बाहर रह रहे हैं
और भारतीय क्या है दोस्तों मूल के व्यक्ति हैं, तो उनकी नागरिकता के बारे में क्या उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 8 व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के थे। तो जब क्या हुआ दोस्तों, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 दोस्तों, या 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या था, वो भारतीय मूल के थे लेकिन भारत में नहीं रह रहे थे, भारत के निवासी नहीं थे लेकिन वो भारतीय मूल के थे। उनके क्या है दोस्तों, माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई क्या था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों कि व्यक्तियों की नागरिकता उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है दोस्तों जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के थे। तो मूल मतलब दोस्तों उनकी जड़, याद रखेंगे, मूल से मतलब है दोस्तों वो तो वहाँ के क्या थे दोस्तों, निवासी नहीं थे लेकिन उनके, इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था, भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के सीमा पारी नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से 3 हो गए, अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और तीसरा दोस्तों भारत के सीमा पारी नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के क्या है दोस्तों, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग हैं। 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। पहले हैं अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट, अनिवासी भारतीय दोस्तों नॉन रेजिडेंट। दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तीसरा दोस्तों भारत के सीमा पार के नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इस तरह से दोस्तों इनको भी देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है दोस्तों अनिवासी भारतीय, ऐसे भारतीयों को कहते हैं दोस्तों जो नौकरी, अनिवासी भारतीय ऐसे भारतीयों को कहते हैं जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक विदेशों में रहते हैं। तो क्या है दोस्तों, ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 1 साल में दोस्तों 182 दिन या उससे ज़्यादा समय तक क्या रहते हैं दोस्तों, विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट धारक जो क्या है दोस्तों, नौकरी या अन्य व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिनों तक क्या रहते हैं दोस्तों, भारत से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो उनको अनिवासीय भारतीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी दिया जाता है। तो यदि क्या करती है दोस्तों, भारत सरकार क्या करती है दोस्तों, भारत सरकार क्या करती है, यूएनओ या अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत के किसी नागरिक को, भारत के किसी व्यक्ति को भेजती है, तो उसमें क्या है दोस्तों, उसको भी अनिवासी नॉन रेजिडेंट इंडियन का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों को लंबे समय से, अनिवासी भारतीयों की लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत में आम चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया जाए। भारत में क्या है दोस्तों, आम चुनावों में मतदान का अधिकार अनिवासी भारतीयों को भी दिया जाए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान कर दी गई है। और इसके लिए दोस्तों निर्वाचन आयोग की साइट पर फॉर्म 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता, ठीक है दोस्तों, विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया जो उन्होंने मांग की कि हमें भी मतदान का अधिकार है ना मिले। तो भारत सरकार द्वारा 2011 में ही अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत के मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा
प्रदान कर दी थी। और उसके लिए दोस्तों निर्वाचन आयोग की साइट पर एक फॉर्म है, और उसके माध्यम से क्या है दोस्तों, जो भी सक्षम मतदाता हैं जो वोट देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे दोस्तों, आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करा लेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे टाइप के जो है, दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं दोस्तों, जो विदेशों में रह रहे हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO। ठीक है दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में यह लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। तो वे लोग दोस्तों जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में यह लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ऐसे व्यक्ति को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है तथा जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो भारत में बाद का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। तो उस व्यक्ति को और उसका जिससे विवाह होगा, तो उस विवाह संबंध के आधार पर उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा दोस्तों, भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्तियों में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या है दोस्तों, इन देशों के क्या है दोस्तों, व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन देशों के क्या है दोस्तों, जो नागरिक हैं, चाहे वो पहले भारतीय मूल के ही क्यों न रहे हों, वो व्यक्ति क्या है दोस्तों, इसमें PIO कार्ड में नहीं शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो वो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों PIO कार्ड। PIO कार्ड क्या होता है, तो PIO कार्ड दोस्तों वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस कार्ड द्वारा भारतवंशियों को निम्न सुविधाएं दी गई थी। पहला दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्ति की आयु का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत आ जा सकता है। तो 15 वर्षों तक क्या था दोस्तों, PIO कार्ड जिसके पास है तो 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत आ जा सकता था। और भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट होती थी दोस्तों। और भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारक को भी अनिवासी भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त थी, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। क्या है दोस्तों, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है और ये PIO कार्ड रखता है, लेकिन क्या है दोस्तों, ये कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, खेती करने के लिए भूमि नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारक को पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य एवं मिशनरी गतिविधियों के लिए दोस्तों, भारतीय मूल का जो कार्ड धारक व्यक्ति होगा दोस्तों, उसको पर्वत पर चढ़ने, अनुसंधान कार्य और जो मिशनरी गतिविधियां हैं उनको करने के लिए दोस्तों भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इनको नहीं दिए गए हैं, चुनाव लड़ने का राजनीतिक अधिकार उनको नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत के सीमा पारी नागरिक, दूसरे प्रकार की जो OCI है दोस्तों, वो क्या है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों की भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में क्या हुआ दोस्तों, सभी देशों की भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अपवाद स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल नहीं है विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान में। ठीक है दोस्तों, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करती हो। ठीक है दोस्तों, जब तक कि उनके जो गृह देश हैं वो क्या है, स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करती हो, तब तक उनको क्या होगा दोस्तों, OCI कार्ड
मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सीमा पर यह नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 में किया गया। इस नागरिकता का जो प्रारंभ था दोस्तों वो 2005 में किया गया है। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत में किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है। तो ये सब क्या होंगे दोस्तों, ये सब शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, ये लोग शामिल होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान के लागू होने के समय या इसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग था, तो उसको क्या है दोस्तों, ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कार्ड दिया जाएगा। आगे दोस्तों, इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री, पोता पोती अथवा नाती नातिन को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। तो OCI कार्ड दोस्तों इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियों, पोता पोती, नाती नातिनों को क्या है दोस्तों, OCI कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके वैवाहिक संबंधियों को OCI कार्ड की सुविधा नहीं दी गई है। और वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है वह सीमा पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। तो वह क्या है दोस्तों, वो क्या है, इस प्रकार की भारतीय नागरिकता को नहीं ये क्या है दोस्तों, सीमा पारीय भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकेगा, OCI नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसे लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप भी कहा जाता है। तो OCI को क्या कहा जाता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है, विदेश की भी नागरिकता और भारत की भी नागरिकता। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं, सीमा पारी जो नागरिकता है दोस्तों इसकी समाप्ति किस आधार पर होगी। तो यदि कोई व्यक्ति जिसे OCI कार्ड का दर्जा प्राप्त है वह इस दर्जे को त्यागना चाहता है तो उसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी होगी और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही OCI दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, यदि सीमा पारी नागरिकता कोई व्यक्ति है ना त्यागना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा दोस्तों, एक निर्धारित प्रारूप में घोषणा करना होगा और दोस्तों उस घोषणा को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार क्या करेगी दोस्तों, OCI का दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया। आगे देख लेते हैं, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर सीमा पार की नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो इसके अलावा भी क्या है दोस्तों, सीमा पारी नागरिकता, OCI नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति के झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपा कर सीमा पारी नागरिकता प्राप्त की है। यदि कोई क्या है दोस्तों गलत तरीके से है ना सीमा पारी नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो उसको भी समाप्त किया जा सकेगा। यदि वह भारत के संविधान के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। यदि वह भारत के युद्धरत होने की दिशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करता है अथवा ऐसी जानकारियों को साझा करता है जिससे शत्रु देश को लाभ हो और भारत को नुकसान हो, तो उनकी भी क्या है दोस्तों सीमा पारी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। आगे दोस्तों, सीमा पारी नागरिकता प्राप्त करने के बाद, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गई है, सीमा पारी नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की अवधि के अंदर 2 वर्षों तक जेल में रहने वाला व्यक्ति OCI दर्जा समाप्त हो जाए वाले व्यक्ति का क्या है दोस्तों OCI दर्जा समाप्त हो सकता है। याद रखेंगे, यदि भारत सरकार की दृष्टि से OCI कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा एवं जनहित को नुकसान हो सकता है तो भी उसकी क्या है दोस्तों OCI नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान स्थिति क्या है।
तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया। इसने क्या किया दोस्तों, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया दोस्तों, आपस में मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस विधेयक द्वारा पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया तथा अभी तक जारी किए गए पीआईओ कार्ड को और ओसीआई कार्ड को का दर्जा देने का प्रावधान, पीआईओ कार्ड को क्या कर दिया गया दोस्तों, ओसीआई कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान कर दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। क्या है दोस्तों, आगे ओसीआई कार्ड धारक व्यक्तियों को लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलेगा, जबकि इससे पहले यह सुविधा केवल पीआईओ कार्ड धारक व्यक्तियों को ही मिलती थी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो बिना दस्तावेज के हैं और वे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले गए हैं तथा वहां जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करने के लिए बनाया गया है, जो उपरोक्त 3 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। आगे दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के क्या प्रावधान है दोस्तों, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, याद रखेंगे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, यहाँ पे दोस्तों सिख है, याद रखेंगे, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। और इस विधेयक में दोस्तों पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 11 वर्ष से घटा करके दोस्तों 6 साल कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसकी अवधि क्या कर दिया गया है, 11 वर्ष पहले थी, इसको घटा करके 6 साल कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं, आर्टिकल को देख लेते हैं। तो आर्टिकल वाइज दोस्तों देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित आर्टिकल में क्या क्या है एक समरी के रूप में। तो आर्टिकल 5 में दोस्तों संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में बताया गया है। कौन कौन भारत के नागरिक होंगे इसके बारे में अनुच्छेद 5 में बताया गया है। दूसरा दोस्तों अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों को बताता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। तो क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में दोस्तों पाकिस्तान से प्रव्रजन जो क्या है दोस्तों, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके जो व्यक्ति आए हैं दोस्तों, प्रव्रजित व्यक्तियों के यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 7 में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, दोस्तों उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 बताता है। और अनुच्छेद 9 दोस्तों जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। तो कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों, स्वेच्छा से यदि विदेशी राज्य की नागरिकता है ना प्राप्त कर लेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिल पाएगी। अनुच्छेद 10 दोस्तों नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 11 दोस्तों, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करने की बात कहता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो प्रवासी भारतीय नागरिक जो, ठीक है दोस्तों, प्रवासी भारतीय नागरिक जो क्या है, साधारण भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास दोस्तों भारतीय पासपोर्ट है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अप्रवासी कहलाता है। अप्रवासी भारतीय को प्राप्त होने वाले लाभों में एनआरआई, ठीक है दोस्तों, एनआरआई कौन है दोस्तों, याद रखेंगे
यहाँ पे एनआरआई के बारे में बताया गया है। एनआरआई कौन है? तो एनआरआई दोस्तों प्रवासी भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उसको अप्रवासी भारतीय कहा जाएगा। तो अप्रवासी भारतीय दोस्तों, अप्रवासी भारतीय को प्राप्त होने वाले लाभों में भारतीय नागरिकों को उपलब्ध लाभ जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करती है वो लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा दोस्तों, अप्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। अप्रवासी भारतीयों को क्या है दोस्तों, भारत आने के लिए किसी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं है। और भारतीय मूल के व्यक्ति दोस्तों कौन है? तो एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है और वो वर्तमान में क्या है, अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। भारत आने के लिए इसको वीजा की जरूरत पड़ती है। तो जो भारतीय मूल का व्यक्ति है दोस्तों, यदि वो भारत आना चाहेगा तो उसको वीजा की जरूरत पड़ेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विदेशी नागरिक या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक या ओसीआई दोस्तों कार्ड धारक जो है, तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो तो उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। आजीवन भारत आने जाने के लिए उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्या है दोस्तों, एफ और FRO के साथ पंजीयन से छूट। तो ये जो संस्थाएं हैं दोस्तों, इसमें पंजीयन से क्या हो जाएगी, उसको छूट मिलेगी। कितने लंबे समय तक भी क्या है वो भारत में ठहर सकता है या बाहर ठहर सकता है। और दोस्तों अप्रवासी भारतीय के अलावा आर्थिक, वृत्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले को तो ये नहीं कर पाएगा दोस्तों, न तो कृषि और न संपत्ति और न ही कोई अधिग्रहण कर पाएगा। बाकी उसको सभी जो है तो सुविधाएं मिलेंगी। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये टॉपिक नागरिकता का यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें दोस्तों कि इस वीडियो को आप सभी लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।